वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 66 है उसको सॉल्व करेंगे। ये आपके सामाजिक विज्ञान का जो राजनीति विज्ञान का हिस्सा है, उसके जो अध्याय राजनीतिक दल है उससे संबंधित है। इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं पुनरावृत्ति के, उनके उत्तर देने हैं। आपकी ये वर्कशीट 17 दिसंबर के लिए है। तो इसको हम शुरू करते हैं कि इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने देखा था राजनीतिक दल के बारे में बहुत सारे कुछ प्रश्न थे जिनका हमने उत्तर दिया था। इसमें भी हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे देखिए हमने इनके उत्तर भी दिए हुए हैं। तो इनको शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है कि राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब में पढ़ेंगे तो राजनीतिक दलों के बहुत सारे कार्य दिए गए हैं विस्तृत में। यहाँ हमने संक्षिप्त में कुछ कार्य जो इम्पोर्टेंट है वो दिए हैं। तो पहला है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल का पहला काम क्या है? लोकतंत्र के भागीदार के रूप में चुनाव लड़ना, इलेक्शन लड़ना। दूसरा, कानून निर्माण में सहायक। आपको पता है कानून कौन बनाता है? जो आपकी विधानसभा है या जो आपका संसद है, लोकसभा है, जो भी विधायिका होती है उसके सदस्य जो होते हैं चुनावी दलों से आते हैं। तो वही सरकार में या विपक्ष में रहते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। तो राजनीतिक दल इस प्रकार भी कानून के निर्माण में सहायक होते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। कैसे? आपको पता है लोकतंत्र में कई सारे दल होते हैं। वो लोगों को, जो जनता है, उसको बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे पता अगर सत्ता पक्ष बहुत कमज़ोर है, उसकी नीतियाँ ख़राब हैं, लोग खुश नहीं हैं, तो लोग दूसरे किसी पक्ष को जो सबसे बेहतर लगेगा उसको वोट देंगे। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। विपक्ष की भूमिका में शासक दल की कमियों को उजागर करते हैं। आप इसे देखेंगे कि अगर भारत में ही देख लीजिए, अभी नया कानून आया है, कृषि कानून, तो उसमें बहुत सारे विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं। उस कानून में कुछ कमियां हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं। यानी वो जो है, जो शासक दल है वो तानाशाह ना हो जाए, वो अकेले सब कुछ ना करने लगे। तो उसके लिए उसकी कमियां क्या क्या हो रही हैं उनको उजागर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए। 2-3 और कार्य हैं, आप किताब में पढ़ के अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय या प्रांतीय दल मानने का क्या आधार है? इसको हमने बच्चों संक्षेप में दिया है। देखिए, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, प्रांतीय दल। तो जो राष्ट्रीय दल होगा उसके लिए ज़रूरी यह है कि कोई भी दल जो लोकसभा चुनाव या 4 विधानसभा चुनाव में 6% या उससे ज़्यादा उसको वोट मिले। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, तो जिस दल को लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में जितने पड़े हुए वोट थे उसमें से 6% वोट मिले हों, या पूरे भारत में नहीं तो कम से कम 4 विधानसभा में, यानी 4 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें उसको 6% चारों जगह वोट मिले हों। 6% या उससे अधिक पड़े हुए जो वोट हैं वो मिले हों, और कम से कम लोकसभा में 4 सीट उसकी हो। लोकसभा में उसके पास 4 सीट हो, यानी 4 सीट पर उसकी जीत दर्ज हो, यानी 4 सांसद उसके हों, तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाएगा। प्रांतीय दल क्या है? कि प्रांतीय दल वो है कि जिस राज्य में है, जिस प्रांत में है, वहाँ के विधानसभा के चुनाव में 6% या उससे अधिक पड़े हुए वोट उसको मिले और 2 सीट पर उसकी जीत दर्ज हो, तो उसे प्रांतीय दल कहा जाता है। प्रश्न 3 है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखिए, बहुत प्रकार की दलीय में क्या होता है, 2 दलीय व्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका में केवल 2 दल हैं। 2 गठबंधन वाली बहुदलीय। जैसे बहुत सारे दल तो होंगे लेकिन 2 गठबंधन बना के होंगे। जैसे अभी भारत में एनडीए और यूपीए है। बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पे बहुत सारे दल होते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के दलीय व्यवस्था का वर्णन है। प्रश्न 4 आपका है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करें। आपको पता है जो हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं, यानी जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, चुनौतियां हैं। वो क्या क्या हैं कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी उनके अंदर, पार्टियों के अंदर कैसे चुनाव होता है, कैसे लोगों को नए नए पद मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपको कभी नहीं पता चलता होगा। जैसे आपको पता है देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो सब चीज़ सामने आती है, न्यूज़ में आती है। पार्टी में चुनाव हो रहा है तो जो अध्यक्ष चुना जा रहा है उसको कितने वोट मिले, उनके विपरीत में कौन खड़ा हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आता, ना किसी को पता चलता है। तो ये चीज़
बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे, इसलिए कुछ लोगों का ही दबदबा हो जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कांग्रेस में गांधी परिवार का है, बीजेपी में अमित शाह मोदी का भी है, तो ऐसे कुछ ही लोगों का दबदबा हो जाता है। वंशवाद की चुनौती, कई सारी पार्टियों पे आप देखते हैं एक ही वंश के लोग रहते हैं। जैसे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें बाप के बाद उनके पुत्र जो है पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी का मुखिया हो जाते हैं। पैसा एवं अपराधीकरण, बहुत सारे आप जानते हैं कि जो पार्टियां हैं उसमें जो पैसे वाले लोग हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका ज़्यादा दबदबा रहता है, उन्हीं को वोट मिलता है, वो पैसे पे वोट खरीद लेते हैं, अपना दबदबा से चुनाव जीत लेते हैं, और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की परिस्थिति, और कभी कभी आप देखते हैं कि क्या होता है कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो वोटर है, मतदाता है, उसे वो सारी पार्टियां एक जैसी ही लगती हैं, तो उनके अंदर विकल्प नहीं रह जाता है, क्योंकि सबके अंदर वो सारी कमियां हैं, तो उनको लगता है हम किसको चुनें। सारी पार्टियां कहेंगी हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन कोई भी पार्टी उस पर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है, तो ये विकल्पहीनता की स्थिति आ जाती है, जिससे वोटर काफ़ी निराश होते हैं। तो ये सब कुछ समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं जो राजनीतिक दलों की होती हैं। प्रश्न 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तत्व की विवेचना कीजिए। तो आपकी किताब में जो पार्टियां का हिस्सा है उसमें पार्टियों के कुछ विचार हैं जो इस प्रकार हैं, आप किताब पढ़ के भी देख सकते हैं। ये तो देखिए, पहली बात तो धर्मनिरपेक्षता, मध्यम मार्गी विचार, यानी जो कांग्रेस पार्टी है ना तो कट्टर दक्षिणपंथी है ना तो कट्टर वामपंथी है, ये मध्यम मार्गी यानी लिबरल जिसे बोला जाता है उस तरह की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। अल्पसंख्यक का हित, मानी जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उनके हित पर भी जोर देती हैं। नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं, जो नई प्रकार की आर्थिक नीतियां होती हैं उनके नए जिससे देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो उसका ये समर्थन करते हैं। ये इनके कुछ विचारात्मक तत्व हैं। अब है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारात्मक तत्व, तो क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये मानते हैं कि जो भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, यानी कि जैसे हिंदू संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है, भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो हिंदू हैं, और इस तरह की जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है, उस तरह का राष्ट्रवाद लाना है। आधुनिक भारत का निर्माण, ऐसा ये मानते हैं कि भारत पे बहुत जो मुग़लों का और अंग्रेज़ों का राज्य था, तो भारत का जो अभी तक जो विकास हो रहा है वो उनकी ही नीति के अनुसार हो रहा है, हमको भारत को एक नया रूप देना है। कश्मीर को विशेष दर्जा देना, चूँकि कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा था जो अब ख़त्म हो गया है, तो ये उसका हमेशा विरोध करते थे। समान नागरिक संहिता, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये जोर देती है कि भारत में सबके लिए एक समान कानून हो। और धर्मांतरण के खिलाफ, ये मानते हैं कि भारत में जो बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण हुआ है अब इसे रोका जाए। ये प्रश्न नंबर 6 है। अब इसके अलावा बच्चों हम प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, क्योंकि 7, 8, 9 जो है वो बहुत बड़े बड़े लिखने वाले प्रश्न थे, तो उनको हम आपको समझा देंगे कैसे लिखना है। जैसे आपको देखिए 10वां प्रश्न है, तमिलनाडु की किन्हीं 2 प्रांतीय दलों का नाम और उनके चुनाव लिखिए। तो यहाँ पे हमने 3 दल लिखे हैं। द्रविड़ मुन्नेर कंगड़म उगता सूरज का है, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 2 पत्ती है, ऑल इंडिया एनआरके कांग्रेस इसका निशान जग है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए, 7 तक आते हैं। 7 क्या है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका से बढ़ गई। तो गठबंधन सरकार यानी कई जो दल हैं उनको मिला करके दलों का एक समूह जो जब सरकार मिल करके गठबंधन बना के सरकार बनाता है तो उसे गठबंधन सरकार बोलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि आज के समाज में भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय और प्रांतीय दलों का उदय हो रहा है, तो इसमें इन सबको जो है अपना प्रतिनिधित्व करने की भूमिका मिल जाती है, और भारत के विकास में जो ऐसे क्षेत्र हैं या लोग हैं जो छूट गए थे उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह के भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रह गई है। आप देखेंगे कि 2000 के बाद से 1998 से अटल बिहारी की सरकार के बाद से भारत में हमेशा ही लगभग गठबंधन की सरकारें रही हैं, कई दलों की मिलकर। 8वां प्रश्न है, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? प्रांतीय दलों किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो आपने देखा प्रश्न नंबर ये जो 2 में हमने बताया था प्रांतीय दल क्या होते हैं।
और उनको कैसे मिलता है, तो आपको वही उत्तर लिखना है। 9वां जो है, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हो गए हैं, जिनको क्षेत्र के हिसाब से जिनका ये उद्देश्य होता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, वहाँ के लोगों का विकास हो, जो छूट गए हैं। तो ऐसे जब दल जो है राजनीति में आते हैं, तो इन पर जब इनके सदस्य जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इनका हमेशा जोर रहता है कि ये इनके क्षेत्र का और जहाँ पे लोग हैं वहाँ का विकास हो। इस तरह से जो लोकतंत्र है, यानी सबका तंत्र है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, वह साकार होता है और लोगों को सुविधाएं और उनके जो अधिकार मिलते हैं, उनको जो मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व या हिस्सा विकास का, वह उन तक पहुँच जाता है। अब आप देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न को आपको यहाँ पढ़ना है और उत्तर देना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, तो दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने के ठीक ठाक अवसर हों, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे देखेंगे, ये भी बिहार में चुनाव हुआ तो महागठबंधन था, जिसमें कांग्रेस थी, राष्ट्रीय जनता दल थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और भी कई सारी छोटी छोटी पार्टियां थीं। और एक तरफ एनडीए थे, यानी नीतीश कुमार की पार्टी थी, भाजपा थी और एक दो पार्टियां थीं। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश में राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। देखिए बहुदलीय व्यवस्था क्या है। देखिए बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने तथा सत्ता में आने के लिए आपस में एक साथ हाथ मिलाती हैं, ये इसका उत्तर होता। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सारे दलों का एक साथ मिल करके सरकार बनाना गठबंधन सरकार कहलाता है। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में बहुदलीय नहीं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखें। तो बच्चों यहाँ पे आपको उपरोक्त जो ये पूरा गद्यांश है, इसका सार लिखना है, यानी आपको इसमें आपने क्या पढ़ा क्या समझा उसे 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। तो आप देख सकते हैं बहुदलीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है इसमें सभी लोगों को, सभी दलों को अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसमें कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और मिल करके सरकारें बनाती हैं, जहां सभी पार्टियों को राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो आप ऐसे इसका कोई संक्षेप में उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह आपका 10वीं क्लास का वर्कशीट रही। आशा है आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।